Hello everyone. Today we are going to study complement system. Basically, complement system is a part of immunology. So let's start. complement system होता क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या इनके फंक्शंस हैं और इसमें ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी सारी जो भी प्रोसेस है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है और ये सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है हमारी प्रोटीन्स, सेट ऑफ प्रोटीन्स। देखो, अभी आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी आपने इसको देखा भी नहीं होगा, ना माइक्रोस्कोपिक व्यू आपने किया है इसका, ना आपको कोई आइडिया है कि क्या चीज़ है। तो आप अपनी माइंड में कोई भी एक इमेजिनेटिव सी स्टोरी टाइप में बना करके इसको स्टडी करेंगे। वो भले ही रियल में ऐसे हो या ना हो, लेकिन जो आपके ब्रेन में आप अगर किसी तरीके से स्टोरी बना के इसको पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ पे बहुत सारे गुच्छे में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, सेट ऑफ प्रोटीन्स है ये, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में है। यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो सेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? तो इट इज अ सेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जो है बनती कहाँ पे है? तो ये प्रोड्यूस मेनली आपकी लिवर में होती है। लिवर में जनरली लिवर में होती है, इसके अलावा भी कुछ बॉडी ऑर्गन से उसमें हो सकती है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लीन भी लिख सकते हैं, पर जो मेन इसका फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब कोई पैथोजन का अटैक होता है, या फिर जैसे कह लो कोई एंटीजन अगर हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आएगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। अगर एंटीजन नहीं आया है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट तो होता है बट वो एक्टिवेट नहीं होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब पैथोजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एंटीजन, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो एज अ जाइमोजन प्रेजेंट होता है। जाइमोजन इज बेसिकली इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज प्रेजेंट in the form of zymogens। zymogens जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, ऐसे एंजाइम जो अभी इनएक्टिव है। और जब कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो जैसे ही इन्फेक्शन आता है, मतलब एंटीजन का अटैक होगा, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है बोथ इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट प्लस अडेप्टिव, प्लस या ऐसे कर लीजिए एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को ही हम लोग अडेप्टिव भी कहते हैं। तो इनेट और एक्वायर्ड दोनों इम्यून सिस्टम, दोनों जब आपकी इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट होंगे, चाहे इनेट में हो चाहे एक्वायर्ड में हो, तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या होता है? एक्टिवेशन हो जाता है। दोनों के केस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। उसके बाद है, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, एक और चीज यहाँ पे आप यहाँ पे एक और चीज आप लोग को यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे सेट ऑफ प्रोटीन्स है, मान लीजिए कि ये सेट है प्रोटीन्स के, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक हो गया। तो ये कुछ और सेट है प्रोटीन के, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टू, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थ्री। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी 9 तक पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वन ऐसे, 2 3 4 5 6 ऐसे प्रेजेंट होते हैं।
तो वन कब डिस्कवर हुआ, टू कब डिस्कवर हुआ? तो इनकी जो डिस्कवरी होती है, जैसे सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वन, तो हमने उसको वन नंबर दे दिया। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जब ये वाला डिस्कवर हुआ था तो इसको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टू। फिर जो दूसरी डिस्कवर हुई थी तो उसको नाम दे दिया थ्री। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ डिस्कवरी इनका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ classification of complement system is based on time of discovery। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, ये कहाँ पे बन रहे हैं ये हमने पढ़ लिया, ये क्यों बनते हैं ये पढ़ लिया। बट इसका अगर ये बन जाता है तो इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये माइक्रोबियल सेल्स की डेथ को कॉज करता है। अगर जैसे कि पैथोजन ने अटैक कर दिया है, ये एंटीजन है, इस एंटीजन ने ह्यूमन बॉडी पे अटैक कर दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट हो चुका है तो ये जो है एंटीजन की डेथ करा देगा। एंटीजन की डेथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नंबर सेकंड, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन, इनका कॉम्प्लेक्स जो बनता है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को, इसे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बार बार ना कहते हुए इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बना है, तो हम इसे इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इस इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिग्रेडेशन कह लीजिए आप, या क्लियरेंस कह लीजिए, डेथ कह लीजिए, तो ये जो बन गए हैं इनको भी साफ कर देता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इसकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है, इनकी डिग्रेडेशन कह लो। उसके बाद उसका नंबर थर्ड फंक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को ये ट्रिगर करता है। ट्रिगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। नंबर फोर्थ, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। उसके बाद ये ऑप्शनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस भी कराता है। अब ये डेथ जो करा रहा है उसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? तो ऑप्शनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। एंड फैगोसाइटोसिस। अब ये जो प्रोसेस ये करा रहा है, ये कैसे करा रहा है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की टाइप्स की बात करें अगर, तो ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर क्लासिकल पाथवे, सेकंड इज लेक्टिन पाथवे, एंड थर्ड इज ऑल्टरनेटिव पाथवे। इनमें जो माइनर डिफरेंसेस है वो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। जो क्लासिकल पाथवे है उसमें, अभी हम यहाँ इम्यून कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, तो क्लासिकल पाथवे में इम्यून कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का मतलब है एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के केस में नहीं होता है। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के थ्रू भी एक्टिव हो सकता है।
तो यहाँ पे ये अडेप्टिव या से एक्वायर्ड कह लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में इनमें से कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, तो क्लासिकल पाथवे। लेक्टिन बेस्ड और ऑल्टरनेटिव पाथवे जो होते हैं वो इनेट इम्यून सिस्टम के वजह से एक्टिवेट होते हैं। इनमें जो है कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम जो है एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्लासिकल पाथवे, सेकंड लेक्टिन बेस्ड एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, जिसे हम लोग इम्यूनो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये जो है ये आपका एंटीजन है, और यहाँ पे जो बनी हुई है वो एंटीबॉडी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, तब आप उसको रिलेट करने के बाद ये डायग्राम देखेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे C1 C2 से लेके C9 तक पूरा जो है यहाँ पे इनका रोल होता है सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। तो जो स्टार्ट जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, मानो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने से लेके C3, जब तक C3 कन्वर्टेज का रोल आ जाता है, उसके बाद C5 कन्वर्टेज। ये कन्वर्टेज क्या है? ये इंजाइम है। ये जो कन्वर्टेज इंजाइम है ये एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे C3 कन्वर्टेज का काम क्या है, तो ये C3 को ब्रेक कर देगा C3A और C3B में। इसको समझने से पहले आप चीज एक और यहाँ पे समझ लीजिए। हमारे पास जैसे C3 है, मैं C3 से समझा रही हूँ। C2, चलो C2 का क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो C3 से अगर मैं बताऊँ आपको, तो C3 अभी C1 और C2 को छोड़ दीजिए। जो C3 है वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो दो में डिवाइड होता है, C3A एंड C3B। ठीक है। हमेशा जो लार्जर पार्ट होता है वो बी वाला होता है। बी जो होता है वो लार्ज होता है हमेशा। ए जो होता है वो स्मॉल होता है। अगर हम बात करें C4 की, तो वैसे ही C4A C4B। तो C4B जो है लार्ज है, C4A जो है स्मॉल है। हम लोगों को लार्ज वाले की जरूरत पड़ती है आगे के प्रोसेस को करने के लिए। स्मॉल की जरूरत किसी और काम के लिए होती है, इसमें नहीं होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लार्ज वाले की जरूरत पहले होती है। उसी तरीके से C5 ब्रेक डाउन हो जाएगा, C5A C5B, ऐसे करते करते C9 तक ब्रेक डाउन होते हैं। तो जो C5A है ये आपका स्मॉल हो जाएगा, C5B लार्ज हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ आया? जो C3A है, जो इसका लार्ज वाला यूनिट है, ये बड़ा वाला, ये आगे चल के ज्वाइन हो जाता है C4 के साथ। C3A तो C4 के साथ किसके साथ ज्वाइन होगा? तो C4B के साथ ज्वाइन होगा, क्योंकि C4A जो स्मॉल है वो तो चला जाता है बाहर, ये भी बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से C5A भी बाहर निकल जाएगा। C4B जो है, ये C3A C4B और C5B, ये आपस में फिर ये इसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और जो ये C5A है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका कोई कोई काम नहीं है। अब मैंने आपको C1 इसलिए नहीं बताया क्योंकि C1 में जो ये यूनिट्स हैं ये अलग अलग हैं। C2 का अब बता देती हूँ। C2 का जो होता है, C2 भी C2A और C2B में डिवाइड करता है। डिफरेंस ये था कि C2A का जो यूनिट है वो लार्ज होता है, C2B का जो होता है वो स्मॉल होता है। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन केस है इसमें, बाकी सब में ए स्मॉल है और बी लार्ज है। ए अल्फाबेट पहले आता है तो वो स्मॉल है, बी अल्फाबेट बाद में आता है तो वो लार्ज है। ए जो होता है वो लार्ज होता है सिर्फ टू के केस में। अगर ए लार्ज है टू के केस में, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करूँ C2 का, C2A और C2B, तो ये लार्ज है C2A। तो C2A जो है वो आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंबाइन करेगा C3B के साथ।
अगर मैं इन सबका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दूं तो C2A, क्योंकि वो लार्ज था, फिर C3B, ये लार्ज था, फिर C4B, ये लार्ज था, फिर C5B। तो इनके जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होंगे, इनके जो साथ वाले हिस्से थे वो अलग हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं C3 है, तो C3 को जो ब्रेक डाउन करता है दो दो सब यूनिट्स में, वो C3 कन्वर्टेज करता है। C5 को जो ब्रेक डाउन करता है वो C5 कन्वर्टेज करता है। ये एंजाइम का आपको फंक्शन पता चल गया होगा अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C3 जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो C3A में हो गया, C3B में हो गया, A जो है वो बाहर निकल गया, B जो है वो आगे फंक्शन के लिए ऐड हो गया। फिर उसी तरीके से C5A जो है वो साइड में निकल गया, C3B जो है वो आगे फंक्शन के लिए यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। फिर इनका फंक्शन क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। तो हम अभी जो स्टार्ट, एक चीज और यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि जो क्लासिकल लेक्टिन ऑल्टरनेटिव जो तीनों पाथवे हैं, इन तीनों पाथवे के यहाँ C3 से C5 जो है वो सब सेम होता है, C9 तक, C3 से C9 तक सब होगा सेम। सिर्फ डिफरेंस किस में है, तो ये ऊपर के जो स्टार्टिंग के जो पाथवे हैं, जिसे मैं अगर कह दूं ये अर्ली और ये लेट, अगर मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं अर्ली और लेट में, तो जो अर्ली पाथवे है यहाँ से यहाँ तक वाला, वो तीनों में डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है। लेकिन जो लेट पाथवे है कि कैसे हमें ऑप्शनाइजेशन कराना है, फैगोसाइटोसिस करानी है, इसकी सेल की लाइसिस करानी है, जो भी करानी है, वो सब सेम होता है। तो हमें जो पढ़ने की जरूरत है अभी, जो मैं अब जो बताने जा रही हूँ वो मैं क्लासिकल पाथवे का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये अभी बताऊंगी। उसके बाद हम लोग लेक्टिन का सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, ऑल्टरनेटिव का भी सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा सेम ही है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में हमें ये भी पढ़ेंगे कि C1 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे जो होता है, फर्स्ट इज योर क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में इसे हम सेंसर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, सेंसर प्रोटीन्स। वो क्यों कहते हैं वो अभी आपको आगे पता चलेगा। क्लासिकल पाथवे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसमें जो होता है, जो सबसे स्टार्ट, अभी मैंने बताया ना, स्टार्ट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है जो स्टार्ट करेगा वो C1 होता है। C1 जो है क्लासिकल पाथवे को स्टार्ट करता है। और ये कहाँ पे बाइंड होता है, ये अगर आपकी एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो ये वाला हिस्सा है ये आपका वेरिएबल रीजन होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका FC रीजन होता है। तो जो C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपके FC रीजन पर आकर के बाइंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के FC रीजन पे C1 आके बाइंड करता है। अब कौन सी एंटीबॉडी है जो आएगी हमारी बॉडी में और वो C1 को एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से C1 जो है वो आकर के FC रीजन पे बाइंड करेगा, तो वो हमारी एंटीबॉडी होती है IgM एंड IgG। इसीलिए यहाँ पे एंटीबॉडी का जब पार्टिसिपेट हो चुका है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, तो इसीलिए ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन पाथवे है, क्लासिकल पाथवे है, ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट माना जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था C2 जो होता है C2B का बना है, C2A का बना है, C2B इसमें से आपकी लार्ज है, B जो है स्मॉल है। ये C2 का डिवीजन था, मान लीजिए ये C2 है
उसमें से ऐसे डिवाइड हो गया। तो ये जो लार्ज वाला है, ये आपका C2A जो है वो ऐसे करके डिवाइड हो जाता है, और ये स्मॉल वाली यहाँ डिवाइड हो जाती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि C1 का कैसा होता है, तो C1 जो आपका बेसिकली बना होता है, C1 जो होता है वो QRS का बना होता है। इसमें से C1 में Q एक होता है, R दो होते हैं, और S भी दो होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे आपको C1 का एक स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ये एक मैंने यहाँ पे बनाया है पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड्स ऐसे राउंड में अटैच हैं। 6 हैं, लेकिन इन 6 के 6 में यहाँ पे एक जो होता है वो फर्दर 3 में डिवाइड होता है। तो ये 3 में डिवाइड है, ये भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। तो ये टोटल तो 6 थे, उन 6 के अंदर 3 3 और पॉलीपेप्टाइड है। तो टोटल इसमें अगर पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, वो 18 हो जाएंगी। ये सिर्फ इतना ही छोटा नहीं होता, ये जो है कुछ इस तरीके से, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बना दूं, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक के पीछे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैंने वैसे सारे के सारे फ्रंट में बना दिए, बट ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कह लो कि 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, बाकी 5 और 6 पीछे दिखेंगे आपको। तो ये मैंने ऐसे पूरा इकट्ठे बना दिया है, और यहाँ पे इनकी ग्लोबुलर हेड होती है। ये आपका C1 कॉम्प्लेक्स है। अब ये इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड थी, तो यहाँ पे 3 हेड हो जाएंगे। सब में 3 3 हेड होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फर्स्ट का डायग्राम है। अब मैं इसको बताऊं कि C1Q क्या था। इसका मैं पूरा अगर यहाँ पे नाम लिख दूं तो C1Q R2S2 ये था। C1Q क्या होता है, ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक, जो 18 पॉलीपेप्टाइड है, ये पूरे जो है वो C1Q है। इसे हम C1Q कहते हैं। ये पूरे जो मैंने यहाँ से ये पूरा C1Q है। R दो होते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे ये R1, ये R2, दो R हो गए। R कितने हो गए, 2 हो गए, ये हो गए। यहाँ पे दो ऐसे अटैच होते हैं जिसे हम कहते हैं S1 S2, तो ये हो गए S2, R2S2। ये आपका पूरा का पूरा अब जाके कंप्लीट हो गया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1। ये ट्रिपल हेलिक्स थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे 6 नहीं, आपको 18 याद रखना है कि 18 पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। हमारी बॉडी में IgG और IgM ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सर्कुलेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो क्लासिकल पाथवे को ये नहीं कि सर्कुलेट कर रहे हैं तो अपने आप आकर के यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्टिवेट तभी होंगे जब एंटीजन का अटैक होगा। ठीक है? तो अगर जब आपकी बॉडी में मान लीजिए कि एंटीजन आ गया, ये एंटीजन है, ठीक है, इस एंटीजन को देख करके हमारे पास यहाँ पे एंटीबॉडी आई, तो हमारा जो IgM होता है, IgM हमारा पेंटामरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके जो FC रीजन है यहाँ पे,
हमारे पास 5 FC रीजन मिल जाते हैं, तो ये हमारी IgM एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस पर आकर के बाइंड करता है, जैसे अगर पैथोजन आ चुका है, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एंटीजन है, यहाँ पे आ गया हुआ है, ये एंटीजन है अंदर, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे FC रीजन पे बाइंड करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक मान लीजिए ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे, एक ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे, बाकी 1 2 3 4 ऐसे। मान लीजिए कोई एक पीछे से निकल करके यहाँ पे अटैच हो गई, या फिर यहाँ पे रह गई, तो मान लीजिए इसका 1 2 3, 3 अटैच हो गया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, तो ये एक्टिवेशन इसका अच्छे से होगा। तो मैं वही डायग्राम यहाँ पे बड़ा करके बना रही हूँ। मान लीजिए ये थी, उसके बाद ये IgM की दूसरी थी, ऐसे करके यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी अटैच होती है। तो अब अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अब मैं इसके अंदर के ये जो 6 प्रेजेंट थे, 18 पॉलीपेप्टाइड्स थे, मैं उनको अलग से नहीं बना रही हूँ। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक आएगा, तो इसका एक ग्लोबुलर हेड जो है वो FC रीजन से अटैच कर जाएगा, दूसरा यहाँ अटैच कर सकता है, तीसरा मान लीजिए अटैच नहीं कर पाया, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ वाले ने मान लीजिए यहाँ अटैच कर दिया। ठीक, ये अटैच कर दिया। जैसे ही यहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ग्लोबुलर हेड्स जो होते हैं, वो एंटीजन पे FC रीजन पे अटैच होते हैं। ये पेंटामेरिक भी पेंटामेरिक वाले पे भी अटैच हो सकते हैं, मोनोमर जैसे IG जो होता है वो मोनोमरिक फॉर्म में होता है, तो वहां पे भी अटैच हो सकते हैं। जैसे ही इसने बाइंड किया, सबसे पहले क्या हुआ, बाइंडिंग हुई। बाइंडिंग किसकी हुई, एंटीजन एंटीबॉडी की पहले हुई थी, उसके बाद FC रीजन पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1 आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ऑटोलिटिक एक्टिवेशन, ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन करेगा। ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आकर के बाइंड करता है एंटीबॉडी पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास R प्रेजेंट थे 2, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे SB2 प्रेजेंट थे, ये जो C1 का जो R था, ये C1R है और ये C1S है। तो ये जो है C1 क्या था, C1 यहाँ पे देखिए, ये C1Q था, उसके बाद R2 और S2 ये था। तो जो C1R है, मतलब ये जो है, और जो C1S है, ये, तो ये जो दोनों डार्क डार्क बनाए, ये जो है एंटीजन के साथ जैसे ही बाइंड करेगा, एंटीबॉडी के साथ जैसे ही बाइंड करेगा FC रीजन पर, तो यहाँ पे इनकी ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन हो जाती है, मतलब ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। C1R सबसे पहले एक्टिवेट होगा। ऑटो कैटालिटिक में क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ C1R एंड C1S। कैसे हुआ, C1R जो है पहले एक्टिवेट हुआ, फिर उसने क्या किया, क्लीव किया C1S को। C1R ने क्लीव किया C1S को एक साइड पर, जिसकी वजह से क्या हमें मिलता है, सेरीन प्रोटीएज मिलता है। एक्टिव सेरीन प्रोटीएज हमें मिल जाएगा। अब C1S जो था वो एक्टिव था, C1S जो एक्टिव था, उसकी वजह से हमें सेरीन प्रोटीएज एक्टिव फॉर्म में मिल गया। तो C1S जो होता है,
वो अगले कंपोनेंट सिस्टम को, यहाँ तक 1 C1, देखो हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में C1 C2 C3 C4 पढ़ते हैं, तो हमें 9 तक एक्टिवेट करना है। C1 जो है कंप्लीट एक्टिवेट तब होता है जब C1S कम एक्टिवेट, उसका क्लीवेज हो जाता है। जैसे C1S टूट गया तो C1S जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब ये जो है अगले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगला कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C2 नहीं होता, C4 होता है। इसका जो पैटर्न होता है वो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। C1 होता है सबसे पहले, फिर C4 आता है, फिर C2 एंड देन C3 एंड देन C5। ये इस फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। अब C1 जो है C4 को एक्टिवेट करेगा, फिर C4 जो है C2 को करेगा, C2 जो है C3 को करेगा, C3 C5 को करेगा। तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ से C2 से आपको पता है कैसे एक्टिवेट करते हैं। सबके जो लार्जर सब यूनिट है वो टूटेंगे और वो एक दूसरे को आगे चल के एक्टिवेट करते जाएंगे। लेकिन जो C1 का था वो मैंने बता दिया। अब C4 की बात कर रहे हैं। C1 जो है C4 को करेगा एक्टिवेट। कैसे करता है देखते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पूरा पाथवे बताऊं तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1Q R2S2। ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, मतलब C1 था। C1 जब एक्टिवेट होगा यहाँ पे, और C1 एक्टिवेट कैसे हुआ था, क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर FC रीजन पे बाइंड करके एक्टिवेट हुआ था। तो जब यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, फिर R एक्टिवेट हुआ था, R ने क्लीव किया था S को, ये सब ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन हुआ था। तो S भी एक्टिवेट हुआ था, जिसकी वजह से हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फर्स्ट क्या हो गया था, पूरा का पूरा एक्टिवेट हो गया था। तो अगर इसके ऊपर हम बार बनाते हैं ऐसे, तो ये बार जो है वो डिनोट करता है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये वाला एक्टिव है। अब ये एक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है आगे, C4 को एक्टिव करेगा। तो यहाँ पे जो C4 कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और वो बना देगा C4A एंड C4B। आप यहाँ पे याद रखिए कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं वो अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे C4A एक्टिवेट हुआ, ठीक है, C4B एक्टिवेट हुआ, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहे हैं वो इस पैटर्न में होते हैं। C1 के बाद C4, फिर C2, देन C3, देन C5, देन C6 7 8 9, वो इस पैटर्न में एक्टिवेट होते हैं। तो हमने C1 को करा लिया, अब हम C4 को करा रहे हैं। C4 भी हो गया, ये C4 एक्टिवेट हो गया, C4B, ठीक है। C4B जैसे एक्टिवेट होता है, ये फर्दर एक्टिवेट करता है, C2 को करेगा, ठीक है। तो C2 को करेगा, C2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2B एंड C2A। मैंने यहाँ पे C2A यहाँ लिखा है, B वहाँ क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो A वाली सब यूनिट होती है वो लार्ज होती है सभी केस में एक्सेप्ट B। B में क्या होती है, ये स्मॉल सब यूनिट होती है, S मतलब स्मॉल। तो ये बाहर निकल गया और हमें जो मिलना था वो हमें ये वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए था, तो हमें लार्ज सब यूनिट मिल गई। अब ये जो है C3 को एक्टिवेट करेंगे, तो C3 जो है वो आगे एक्टिवेट हो जाएगा, C3A एंड C3B, ठीक है। C3 जो है दो में एक्टिवेट हो गया, तो C3B हमें चाहिए होता है। इनका जो फंक्शन है, जो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो एक्टिवेट हो रही हैं, सॉरी यहाँ पे ये स्मॉल है, ठीक है। ए वाले स्मॉल होते हैं सब में एक्सेप्ट दिस B1, तो ये स्मॉल वाले सारे क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और इनका क्या फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे C3B भी एक्टिवेट हो गया, C3B के बाद यहाँ पे C5 आएगा, C5 भी एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा C5B। ये जो C5B एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे मिलेगा C5A, ये स्मॉल वाली थी, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए जो यहाँ पे कंबाइन एक एंजाइम्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, वो एंजाइम कौन से हैं। सो C3 को एक्टिव करने के लिए यहाँ से इसको दो हिस्सों में, यहाँ और यहाँ,
तो हिस्सों में इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे एंजाइम आता है। वो एंजाइम है C3 कन्वर्टेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज जो होता है C3 को दो हिस्सों में तोड़ देता है, C3A एंड C3B। C3 कन्वर्टेज का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है? तो C3 जो होता है वो जितने भी ऊपर एक्टिवेट हुए थे उनका बना होगा। अब ऊपर क्या एक्टिवेट हुए थे? तो C4B यहाँ पे, और C2A। तो हम C नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे 2A। C4B एंड 2A, ये हमारा C3 कन्वर्टेज है। C5 को दो हिस्सों में बांटने के लिए यहाँ पे C5 कन्वर्टेज आएगा। C5 कन्वर्टेज का स्ट्रक्चर क्या होगा? जितने भी एक्टिवेटेड हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हैं, कौन कौन से? C4B एक्टिवेट है पहले, देन C2A। तो हम C नहीं लिख रहे, 2A, देन 3B। तो यहाँ पे C5 का बन गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अभी एग्जाम में जैसे एम्स का पेपर होता है तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से वो बोल देगा कि इसमें से C5 कन्वर्टेज का क्या था, ये था कि ये है, ऑप्शन में ये और अपने अपने मन से बना के दो तीन और लिख देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए कि ये C5 है कि ये C3 है। और वो पूछ लेते हैं कि इनमें से एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सा है टू का, क्योंकि टू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू में एक आपको याद रखना है कि जो ए है वो एक्टिव रहेगा, बाकी सब में बी एक्टिव होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि C6, अब जब C5 एक्टिवेट हो गया तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है? यह आपका एक एंटीजन है और ये एंटीजन की सेल मेम्ब्रेन है। हमारे पास अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में था C5, C5B। C5B जब एक्टिवेट होता है तो वो सेल मेम्ब्रेन पर आकर के बाइंड करता है एंटीजन की। इसीलिए हम इसको इनिशिएटर भी कहते हैं, क्योंकि यही जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का आगे जो पैथोजेनेसिस या ऑप्शनाइजेशन होगा वो इनिशिएट करने के लिए C5B आता है। तो इसीलिए हम इसे इनिशिएटर भी कहते हैं। C5B आता है, जैसे C5B जो है आता है उसके बाद अटैच करता है एंटीजन के सरफेस पे C6। C6 को मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया क्योंकि वो बिल्कुल ही अटैच कर लेता है। C6 को रिकॉग्नाइज करके आता है C7। C7 जो होता है, जैसे C6 आया उसके बाद C7 आता है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसे हम क्या कहेंगे? C5B, C6, C7, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स जो है जब इकट्ठे होके बन जाते हैं तो ये C7 को कन्फर्मेशनल चेंज कराते हैं, जिसकी वजह से C7 जो है कुछ, उसका जो कुछ पार्ट है वो एंटीजन के सेल सरफेस पे अंदर घुस जाता है, इसे इंसर्ट हो जाता है। तो C7 का कुछ पार्ट क्या हो गया माइक्रोबियल सरफेस पे? इंसर्ट। ये इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही इंसर्ट होता है तो यहाँ पे C5, 6, 7 थे। अगर हम बार बार C ना लिखें तो ये कॉम्प्लेक्स क्या था? C5B, 6, 7 ये था। अब इसको ज्वाइन कौन करता है? C8। C8 ज्वाइन करेगा और C8 क्या करता है? वो मेम्ब्रेन में पोर बनाने का काम करता है। C8 बहुत ही पतला सा पोर, अप्रोक्स आप मान लीजिए जैसे ट्रांसपोर्टर्स हम पढ़ते हैं उसी तरीके से छोटा सा पोर बनाता है C8। C8 मान लीजिए इसका पोर अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 10 एंगस्ट्रॉम का पोर बनाता है। उसके बाद इसने पोर बनाया, ठीक है, C8 में। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, ये C8 है, इसने क्या बनाया? ये 10 एंगस्ट्रॉम का पोर बनाता है। उसके बाद कम से कम 10 से 16
10 से 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ C9 आकर के असेंबल करते हैं। C9 मॉलिक्यूल आएंगे तो कैसे असेंबल होंगे? ये C8 था, अब यहाँ पे मैं C9 बना देती हूँ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में आकर के अरेंज हो जाते हैं 9। ये 9 जो है सर्कुलर फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब 9 के 9 अटैच हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स किस, ये 9 है, C9 के कॉम्प्लेक्स है कितने हैं टोटल? 10 to 16 है ये कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ बना देती हूँ 9 का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कितने हैं टोटल? 10 to 16 कॉम्प्लेक्स हैं C9 के। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया ना पूरा, C5 C6 C7 C8, इनके तो सबके एक एक थे, प्लस C9, और C9 कितने थे? एटलीस्ट 10 to 16 कॉम्प्लेक्स C9 के। ये सारे कॉम्प्लेक्स 1 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ C5 6 7 8 और 10 to 16 मॉलिक्यूल ऑफ C9, ये सारे कॉम्प्लेक्स जो मिल करके बनाते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग कहते हैं मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है, इनका जो लाइसिस होगा, एंटीजन का जो लाइसिस होता है वो, आप पढ़ते हैं ना, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का मूव करना, ऑस्मोसिस। तो यहाँ से जो इनके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, एंटीजन का जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, डीएनए उसका कोई पार्टिकल, वो सारे इस चैनल से क्या करने लगते हैं? मूव आउट करने लगते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ से सारे के सारे एंटीजन के सारे न्यूट्रिशन जो है वो हमारी सेल पे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का भी यहाँ पे रोल होगा, क्योंकि यहाँ जो यहाँ का कंसंट्रेशन, अंदर का कंसंट्रेशन एंटीजन का, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बाहर तो नहीं थे वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, तो यहाँ से प्रोटीन्स क्या करेंगे? मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से सेल की हो जाएगी डेथ। ये आपका पूरा प्रोसेस था C1 पाथवे का। आई होप आपको C1 पाथवे का जो ये पूरा प्रोसेस है ये समझ में आया होगा। बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी FC रीजन पे बाइंड करती है, कंफर्मेशनल चेंज होता है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन होता है यहाँ पे, तो C1 एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही C1 एक्टिवेट हो जाता है फिर आगे चल के वो C4 को एक्टिवेट करेगा, फिर C2, फिर C3 एंड देन C5। जैसे C5 एक्टिवेट होंगे उसके बाद वो मेम्ब्रेन पे आके बाउंड करेगा, मेम्ब्रेन पे C5 आके बाउंड करता है तो रिक्रूट करता है C6 को, C6 क्या करता है? हल्का सा बिल्कुल ये अटैच कर जाता है सरफेस पे। जैसे ही सरफेस पे वो अटैच करता है देन C7 आता है, C7 आने के बाद कंफर्मेशनल चेंज आता है, कंफर्मेशनल चेंज जो है C7 को अंदर इम्बेड कर देता है। इसके बाद C8 आता है, वो बिल्कुल ही, C8 जो होता है वो आपका पोर बनाने में, पोर बनाता है, मेम्ब्रेन पे पोर बनाएगा। उसके बाद C9 का रिक्रूटमेंट होगा, C9 जो है वो जैसे ही आता है यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से जितने भी अंदर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि एंटीजन के लिए यूजफुल थे, वो सारे बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से एंटीजन की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने इसको, मतलब सेल की लाइसिस करवा दी। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की। ऑल्टरनेटिव पाथवे जो होता है उसमें और 3 पाथवे हैं। ऑल्टरनेटिव पाथवे में 3 और डिफरेंट तरीके से पाथवे हमें पढ़ने होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव पाथवे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।